नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ल्ड थिएटर डे स्पेशल एपिसोड पे हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस एंड मॉडल बेला गुप्ता जी की। जी हाँ, और बेला गुप्ता जी की बात करूँ तो वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है और उन्होंने साबित करके दिखाया है एज इज जस्ट अ नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने बहुत अच्छा बोला। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सबको। और वर्ल्ड थिएटर डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश तो है ही कलाकारों का देश। जी, जी, बिल्कुल मैम। और आपको भी वर्ल्ड थिएटर डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और क्या कहना चाहोगी आप वर्ल्ड थिएटर के बारे में, थिएटर के बारे में? थिएटर के बारे में जो मेरी पिछली यादें हैं, जब मैं कॉलेज में थी उन दिनों में हमारे टाइम पे इप्टा थिएटर, तब मिस्टर ए के हंगल, मिस्टर ओम शिवपुरी, ये सब लोग एक माने बहुत ही मतलब ऊंची शख्सियत माने जाते थे थिएटर के वर्ल्ड में। और इप्टा थिएटर वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट टाइम। एंड वो मेरी खुशनसीबी थी कि उस टाइम मुझे थिएटर से थोड़ा बहुत जुड़ने की मौका मिला, क्योंकि कॉलेज में मैं ड्रामेटिक्स में थी, स्पोर्ट्स में नहीं थी इतनी। और बिकॉज मैं थोड़ा सेहत में भी थोड़ी ऐसे ही थी, मतलब लाइक यू नो डेलिकेट टाइप में, तो फिजिकल वो नहीं था एक्टिविटी इतना मेरा, पर मेरा थिएटर की तरफ झुकाव था, एक्टिंग की तरफ झुकाव था। तो मिस्टर ओम शिवपुरी जी, हमारे एक एनुअल डे के प्रोग्राम था, तो उसके हम लोग एक शो कर रहे थे कॉलेज स्टूडेंट्स, तो उसमें वो अपने कुछ इनपुट्स देने के लिए आए थे हमारे ड्रामेटिक सोसाइटी में। तो मेरे को वो यादें हैं डॉक्टर मतलब मिस्टर ए के हंगल की भी और मिस्टर ओम शिवपुरी जी की भी। तो थिएटर का तो मेरे को उन्हीं से तजुर्बा हुआ जो भी हुआ जी। जी, जी। और मैम थिएटर की बात करूँ तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। आई थिंक वो आपको डिसिप्लिन से लेके आपके आव भाव, आपके रोजमर्रा के जो भी एक्टिविटीज हैं, उन सब की भी जी, एक इनविजिबल वे में तहजीब बता देता है। बहुत ज्यादा जी, एक बिल्कुल, लाइफ स्किल है थिएटर। बिल्कुल मैम। और मैम अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो आप एक इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है? देखिए, बचपन बहुत खूबसूरत रहा है। और आई वुड से कि जैसे कुछ नॉर्मल से हटके ही था, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कम समय स्पेंड कर पाई थी। छोटी सी थी कुछ दिनों की, और मेरे को दूसरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था, वो भी अपने घर
मतलब थे, जैसे मेरे मम्मी की बड़ी सिस्टर थी और मेरे डैड के बड़े ब्रदर थे। सो दोनों बहनें और दोनों भाई माने एक ही फैमिली की लड़कियां और एक ही फैमिली के लड़के। तो मैं बड़े ताऊ जी ताई जी की संतान बनी कुछ दिनों में ही। तो एक तरफ से अच्छा भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली, क्योंकि अकेली थी और अडॉप्टेड थी, तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग और लाड प्यार मिला। हाँ, दूसरी तरफ थोड़ा सा वो कहते हैं ना, हर एक के साथ कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो वो था कि सिबलिंग्स को मिस करती थी बहुत, जैसे बचपन में होता है। तो दोस्तों की तरफ अट्रैक्शन रहता था, सबको मैं ब्राइब करती थी कि चलो मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो, आज मेरे घर में रात में। मैं अपने कजन्स को बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि चलो, मैं बेस्ट ऑफ टॉयज उनको देना, अपनी हर चीज़ उनके साथ शेयर करनी, कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे और मेरे घर में आए। बिकॉज उनके घरों में चार चार, उन दिनों में 5 बच्चे तो होते ही थे फैमिली में। आजकल तो अब 3 से 2 और 2 से 1 और आगे पता नहीं अब क्या होने वाला है। पर उन दिनों में हर जी, फैमिली में 5 बच्चे होते थे। तो मैं क्योंकि अकेली थी, तो जी, लाड प्यार तो खूब मिला, पर साथ में थोड़ा सिबलिंग को मिस भी किया। बट प्यार मेरा बहुत है अपने कजन्स, अपने ब्रदर्स, जो बायोलॉजिकल ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। बाद में समझ आई, पहले तो समझ ही नहीं जी, थी कि मैं अडॉप्टेड हूँ। तो जब पता चला तो जी। थोड़ा सा मन में ठेस भी हुआ, पर वो मैंने फिर छुपा के ही रखा, जाहिर नहीं किया, क्योंकि ना मैं हर्ट होना चाहती थी, ना ओह! मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट करना चाहती थी। जी, जी। जी। तो हैट्स ऑफ थोड़ी मैम। अनयूजुअल और मैम स्टोरी उसके है मेरी बाद बचपन की। अनयूजुअल ओह! स्टोरी है। और मैम जब आपको पता चला तो आपका रिएक्शन कैसा था कि मैं अडॉप्टेड हूँ? अब ये भी एक बड़े मज़ेदार बात है कि पता कैसे चला मुझे। देखिए उन दिनों में ना जी, सोशल सर्कल यही होता था कि अपने रिश्तेदारियों में, ब्याह-शादियों में मिलना-जुलना ये सब रहता था, जहाँ बच्चे भी होते थे, बड़े भी होते थे। तो उ जी, उस दौरान में किसी एक शादी में मैंने किसी रिश्तेदार, वो लोग ग्रुप बना के जैसे बैठे होते हैं, उनसे मैंने ऐसे मेरे कान में आवाज़ आई कि ओह! अच्छा ये तो फलाँ की बेटी है ना, और उन्होंने ले लिया है ना, ये वही बच्ची है ना। तो जब ये बात सुनी तो थोड़ा-सा एकदम, मैं कितनी होंगी, शायद अपने 11-12 साल की होंगी। तो उस टाइम बड़ा मासूम दिल होता है ना, तो मेरे को लगा अरे! जी, ये क्या मतलब कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो मेरे माँ-बाप नहीं हैं। तो वो मेरे को थोड़ा-सा एकदम से एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई थी। पर वो जी, मैं शुरू से बहुत सेंसिटिव थी और मैं इमोशंस की तरफ बहुत मेरा झुकाव था। तो मैंने उस चीज़ को बस अपने तक ही जज़्ब कर लिया। थोड़ा ठेस तो पहुँची थी, पर उसको थोड़ा-सा छुपाने के लिए कोशिश की और अपने पेरेंट्स के आगे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उनको बहुत वो लगेगा, बुरा लगेगा जी। कि अगर मैंने ज़रा भी ज़िक्र किया इस बात का या उनसे कुछ पूछा। बट हाँ, 2-4 रातें मैंने रो के ज़रूर बिताई थी। ओह! जी, जी। और सच में बहुत ही क्रूशियल टाइम था आपके लिए वो टाइम, और उसके बाद से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम आपसे। अ, क्योंकि मैं आप यस, जिस तरह से हाँ जी, ड्रामा के बारे में बताया। जी, तो आपका जो एम था बचपन में, हमारा कोई ना कोई मतलब एम रहता है, तो हाँ आपका भी जी, ऐसा हाँ। कोई एम रहा होगा? जी, हाँ, ज़रूर, हर एक के जब कॉलेज तक पहुँचते हैं तो तब तक तो काफ़ी माइंड क्लियर हो जाता है। तो पर मैं स्टूडेंट वैसे मेडिकल साइंसेज़ की थी। मैंने स्कूलिंग सारी जो है, वो मैंने साइंस सब्जेक्ट से की थी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह मेडिकल साइंसेज़ थी मेरे पास। हालाँकि मेरी जो प्रिंसिपल साहिबा थी, उन्होंने बोला भी था मेरे पेरेंट्स को कि इसका एप्टीट्यूड ज़्यादा आर्ट्स में है, इसके शौक, रुझान जो है ना, वो इसका थिएटर और एक्टिविटीज़ और फ़ैशन और ग्लैमर उस तरह है, और मेडिकल साइंसेज़ में बहुत मेहनत है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको। तो आप विचार कर लीजिए कि आपको साइंस में ही भेजना है या आर्ट्स में भेजना है। बट उन दिनों में पता है क्या, ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं थे। उन दिनों में 3 ही होते थे, जी, या तो मेडिकल ले लो, या लॉ कर लो, या फिर वो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादातर बॉयज़ की चॉइस होती थी।
तो मेरे फादर मेरे को एक ही बात बोलते थे, देखो मैं चाहता हूँ फैमिली में या तो तुम काला कोट पहनो या सफेद कोट पहनो, यानी कि डॉक्टर बनो या लॉयर बनो। और लॉयर जी, के जो मैंने समझा कि वो तो लाइफ लॉन्ग की पढ़ाई है, वो तो पढ़ाई एंडलेस है, खत्म नहीं होने वाली है। हालांकि मेडिकल भी वैसे ही है, पर तब ये होता था कि चलो एमबीबीएस करा और फिर डॉक्टर बन गए। अब तो उसमें भी बहुत आगे जाना पड़ता है, एमडी करें या एमएस करें सर्जन, या स्पेशलाइजेशन किए बगैर खाली एमबीबीएस की इतनी वो नहीं है आजकल वेटेज। पर हमारे टाइम में जी, एमबीबीएस भी एक डॉक्टर का मिल जाता था। तो खैर मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ले तो लिया मेडिकल साइंसेस, पर वही था कि फिर 12th में इतने अच्छे ग्रेड्स आए नहीं कि मेरे को दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और अब रह गया था रास्ता बाहर जाके हॉस्टल में कहीं दूर जहाँ भी एडमिशन मिले। उसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं थे, स्पेशली मेरे फादर, क्योंकि मैं अकेली अकेली थी, तो अडॉप्टेड, तो बड़ी पोजेसिवनेस भी थी उनको मेरे को लेके। तो मैंने बोला आपने बोला था डॉक्टर अब भेज दीजिए, बोले नहीं। खैर एक दो तो मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिए भी, बट वो फिर भेजने के लिए रेडी नहीं हुए। तो फिर उन दिनों में क्या हुआ, इन सब डिसीजंस में टाइम निकल गया। तो जो बीएससी जी, की सीट्स थी वो भी खत्म हो गई, तो मैंने फिर मतलब बीए इन आर्ट्स किया जाके। पर अब मेरे जी, साथ के जितने भी मेरे फेलो क्लासमेट्स हैं, दे आर ऑल गुड स्पेशलिस्ट इन, एंड दे आर ऑल मेडिकल डॉक्टर्स। पर टचवुड मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है स्कूल की, एंड वी ऑल मीट इवन नाउ आफ्टर से अबाउट हाउ मेनी इयर्स, समझ लीजिए 40-42 years या मोर देन दैट हो गए हैं, पर वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड दे आर ऑल ओह! प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। बट यू नो व्हाट दे से, तू अच्छी निकली है, तू आर्ट्स करके भी खूब अच्छा ही कर रही है। जी, जी। यस। डेस्टिनी है, वो आप कहते हैं ना कि अगर कहीं है तो आगे कोई ना कोई और रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है, तो जी, जी, निराश ना बिल्कुल हो। मैम। जी, और मैम आपकी जो जर्नी है इंस्पायरिंग जर्नी, उसके बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि आपने साबित करके दिखाया है ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अ, एज़ अ एज़ एन एक्ट्रेस एंड मॉडल, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कितना जरूर चैलेंजिंग मुझे था आपके लिए? जी, देखिए मैं चैलेंज तो कोई मानती नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो मतलब जी, मैं कहती हूँ अगर आप सही हैं और आपका इरादा अच्छा है, तो आई थिंक चैलेंजेस जो अगर सुपरफिशियल कोई आते भी हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे उनको। तो जी, मुझे चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ मैंने हमेशा थोड़ा हट के ज़रूर ज़िंदगी जी है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल तो कुछ था ही नहीं लाइफ में, अडॉप्टेड थे तो फिर वो हो गया। And जी, उसके तरह भी जैसे कॉलेज साइंस था तो फिर करा आर्ट्स मैंने, तो जो चाहा उससे थोड़ा थोड़ा हटके ही किया लाइफ में। बट जी, उसमें भी रास्ते निकलते चले आए, बिकॉज आई थिंक डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आपका इरादा बुलंद है और आप फोकस्ड हैं, तो आप अपना कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। सो जी, मेरा तो क्या था कि कॉलेज के बाद, कॉलेज के दिनों में जैसे मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जी, झुकाव तो मेरा था ही ग्लैमर की वर्ल्ड की तरफ, एक्टिंग की तरफ। पर उसको इतना अच्छा माना नहीं जाता था हमारे टाइम में, यू नो लाइक पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, उनको नहीं पसंद था कि हम ज़्यादा फिल्में भी देखें या फिल्मों की बात, या ज़्यादा उसके तब उन दिनों में गीत के वो किताबें सी आती थी उनको लेके, उस तरफ नहीं था, तो हमको डिस्करेज किया गया था इस चीज़ के लिए। तो जी, पर दिमाग में तो रह जाता है ना कहीं की वो ख्वाहिश है। पर हुआ क्या फिर, आर्ट्स के बाद शादी हो गई, वही रूटीन लाइफ जो होती है, बच्चे एंड ऑल दैट, यू गेट इनटू इट। पर वो जज्बा जो था ना मेरा कि भी मेरे को जी, करना ही करना है, कुछ तो करना है मुझे, कुछ ना कुछ सीखते रहना है जिंदगी में। तो while my children were growing, I was also learning something or the other simultaneously. जैसे कि मैंने कुछ इंटीरियर डिजाइनर के कोर्सेज कर लिए, कोई ब्यूटी कल्चर के कोर्सेज कर लिए, डिप्लोमास कर ओह! लिए, कुछ डिग्री कर ली, कुछ फैशन डिजाइनिंग की कर लिए। तो मतलब मैं जी,
कुछ साथ-साथ अपने आप को भी एलिवेट करती रहती थी। क्योंकि मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अगर आप सीखते हो, चाहे उसको प्रोफ़ेशन नहीं बनाते हो या कुछ नहीं, पर फिर भी वो आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल होती है। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जी, पर फिर जैसे हमने चैलेंज की बात करी ना, तो वो सब करते-करते कोर्सेज़ एक टाइम हँसी भी बन गई थी मेरी कि भई जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो उस टाइम थोड़ा-सा मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, अब इतना सब कर लिया है, 5 साल से जब से बच्चे रेगुलर स्कूल जाने लगे, तो मैंने बोला अब मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, वो लोग 2-3 बजे तक घर आते हैं, तो लेट मी ऑल्सो डू समथिंग। तो उन्होंने बोला देखो नौकरी-वोकरी तो कुछ करनी नहीं है, घर से बाहर तो जाना नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को घर में ही थोड़ा-सा स्पेस दे दीजिए। 4 स्टोरीड हाउस था, तो मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर में आप थोड़ा स्पेस दे दीजिए, मैं घर से ही कुछ कर लूँगी तो साइमल्टेनियसली मैनेज हो जाएगा मेरा। जी, तो ये बात कही उनको, वो बोलती है ना कि परसिस्टेंस इज़ द की, कि भई लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ तो बनेगा ही। तो वो हाल था। जी, तो हस्बैंड ने बोला देखो वाक़ई लगन तो इसकी पूरी है, तो चलो कुछ थोड़ा उन्होंने स्पेस मेरे को एक दिया कि ओके यू कैन स्टार्ट योर स्टूडियो हियर। तो उस टाइम मैंने अपना ब्यूटी स्टूडियो शुरू किया, क्योंकि मैंने ब्यूटी कल्चर में काफ़ी अच्छे से मतलब फर्स्ट डिवीज़न में मैंने अपना किया था कोर्स। और फिर उसके बाद मैंने मैडम ब्लॉसम कोचर से भी ट्रेनिंग ली, सिल्वी से हेयर का लिया, फिर मैंने एक ओह! इंटरनेशनल पिवट पॉइंट करके शिकागो की एक वो है एकेडमी, वहाँ जी, से मैं हेयर का स्पेशलाइजेशन करी। एंड फिर ब्लॉसम कोचर के साथ फर्स्ट इंडियन ट्रिप था जो गया था ओरिएंट हेयर चैम्पियनशिप के लिए। उसमें से 10 कैंडिडेट्स में मैं भी एक थी जो फर्स्ट टाइम अब्रॉड गए थे हम लोग इंटरनेशनल हेयर चैम्पियनशिप के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस ब्लॉसम कोचर। तो वो समझिए कि 84 से मेरा करियर लाइन शुरू हो गई थी, मैनेजिंग फैमिली, किड्स एंड दैट। एंड टुडे माय सैलून which I started in 84 is 41 years old. लास्ट ईयर ओह हमने वाह! 2024 में उसका 40th एनिवर्सरी करी थी एंड 2000 तक मैंने उसको लुक आफ्टर किया एंड जी, 2000 ऑनवर्ड से मेरी बेटी सिमरन शी स्टार्टेड टेकिंग ओवर एंड नाउ शी इज एक्टिवली इनटू इट। तो 2 जनरेशंस हो गई हमारे उस एनजीओ को शुरू करते-करते। तो बोले शौक जी, कुछ भी आज मैं याद करती हूँ अपनी हेडमिस्ट्रेस को तो मेरे को याद आता है कि वो सही बोलती थी, उनकी कितनी देखो एकेडमिक्स में जब होते हैं हम लोग टीचर्स हमारी कितनी ऑब्जर्वेंट होती हैं कि वो हर जी, बच्चे की शनाख्त रखती हैं कि कौन से बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, वो क्या कर सकता है। तो उन्होंने उस टाइम सही गाइडेंस दी थी कि बेला तुम मेडिकल के अच्छा है कि तुम कुछ आर्ट्स वाला ले लो, तुम्हारा एप्टीट्यूड उसमें बहुत चमकेगा। So I'm really thankful to my Mrs. Bhatnagar, who was my principal and who had the vision ki where I'll land up in my life. जी, जी। ग्रेट मैम। और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमन काज़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। मितेश लखनवी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुधीला शर्मा, सीमा शर्मा, राजीव चंबा जी, राहुल देव, पंकज जी, पुलकेंद्र अरोड़ा जी, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और उसके बाद से की जो जर्नी है मैम, और मेरे शो की थीम भी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? ये भी तो एक कोशिश की पूरी स्टोरी थी कि मतलब कि जी, करने का जज्बा था बट उसको टाइम लगा कि मैं भी कुछ ना कुछ लगी रही एक एक सीढ़ी करके कुछ कुछ इम्तिहान देती रही पढ़ाई करती रही तो आखिर वो जी, मेरी कोशिश जब मैं हार नहीं मानी तो मेरी कोशिश कामयाब हुई तो मैं वो सैलून 84 में खोल सकी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट पे पहला स्टेप ये था मेरा एंड जी, जी,
उसके बाद तो फिर लाइफ में ये रहा कि भाई आप लोग एडजस्टमेंट सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं आपको। लाइक जब बिल्कुल। आप आते हैं तो उसमें भी जब आप आई थिंक समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। जैसे मेरा पहनना ओढ़ना थोड़ा अलग से था। ऐसा नहीं था जी, कि मैं भी हर वक्त साड़ी ही पहने रखूं या हर वक्त सूट ही पहने रखूं। तो मैं अलग अलग तरह से, मेरी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी डिफरेंट ही थी। और अभी भी आई थिंक मेरे अपने एज के हिसाब से मेरी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी हटके ही है। अगर आप मेरा इंस्टा पेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी, जी, ओके, एट 70 शी इज डूइंग ऑल दिस व्हिच यू नो। और इससे मैं ये भी बताऊंगी कि अभी जब मैं दीवा पेजेंट में गई थी इसी साल जी, 2024 में, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मेरे साथ की सारी आई थिंक 19 इयर्स से लेके और 27 इयर्स तक की सारी वो जेंजी यंगस्टर्स थी। एंड उसमें 3 ग्रुप्स थे। लाइक जो मिस इंडिया बनने वाली थी वो 8, मतलब टॉप 8 थी। जी, हालांकि कंटेस्टेंट तो बहुत थे, पर पहुंचते पहुंचते फिर टॉप 20, फिर टॉप 8। तो जो टॉप 8 की मैं बात कर रही हूँ, जो फाइनलिस्ट थे टॉप 8, तो सारे जेंजी से यंग थे। एंड जो फैशन डिजाइनर कैटेगरी थी, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने दीवा पेजेंट जी, में, वो थी फैशन डिजाइनर्स की। तो वो भी टॉप 8 में जो आई थी फैशन डिजाइनर्स, वो भी 8 कंटेस्टेंट जो थी वो भी सेम एज ब्रैकेट की थी। कंटेंट क्रिएटर में जो की थर्ड कैटेगरी थी, उसमें टॉप 8 में मैं आई थी। और वाह! मेरे साथ भी सारी यंग थी। तो आउट ऑफ 3 कैटेगरीज 24 गर्ल्स में से, मतलब आई वाज द ओनली वन, वो 17 या 19 से लेके 27 तक थी और मैं अकेली 70 वाली थी बीच में। बट दैट्स सो चैलेंज था। इट वाज अ चैलेंज, अगेन अ बिग चैलेंज लुकिंग। आई मीन आप थोड़ा सा तो आउट प्लेस फील करते ही हो कि यार ये उनकी तो लैंग्वेज भी और है जेंजीज की। तो जी, but to blend with them, that's I think I take it as a challenge only कि so what, हम भी स्टेज से गुजरे हैं, we know what goes in their minds, so उसके ऊपर काम करना था। I think we blended very well, all 24 of us। आप अगर पेजेंट शो का भी देखेंगे, कल शायद उसका लाइव टेलीकास्ट आएगा जूम पे और जियो सिनेमा में। मैं अपने उसमें स्टोरी भी डालूंगी कि भाई जी। इसको या लिंक का आप देखिएगा कि आपको शायद कोई फर्क महसूस होता है कि एक 70 वाली चल रही है उनमें से, बाकी 23 लड़कियों में तो यस, एक्चुअल में बताइएगा मैं आपने प्लीज। फेसबुक पे भी ये डाला हुआ एक वीडियो। हाँ, मैंने डाले हुए फेसबुक में और यस, इंस्टा पे। तो स्पीचलेस मैम। मतलब वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? बहुत प्राइड का था वो चैलेंज को, मैंने अपना प्राइड बना लिया था सच्ची बताऊं तो। मैंने वियर्डनेस जी, की फीलिंग नहीं आने दी, मैंने अपने आप को ऑकवर्ड नहीं फील किया, अपने आप को थोड़ा हट के नहीं लिया। मैं वही है ना, जो मेरे को बहुत पुराना एक गाना अगर आपको याद हो, पानी हो पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला जी, दो लगे उस जैसा। तो मैंने कहा लाइफ इज अ फ्लो, फ्लूइड है लाइफ, तो लेट अस ब्लेंड लाइक वाटर। एंड आई थिंक वो जो मन में कर लिया, तो वो चैलेंज की जगह वो एक बहुत अच्छी फीलिंग बन गई कि लेट्स गो विद द फ्लो। तो आई थिंक आई हैव टेकन ऑल माय लाइफ लाइक दिस। तो ये एक्टिंग में भी दैट्स आना, मॉडलिंग में भी आना, वो भी एक जी, चैलेंज ही वो था। कैसे आया? यस, आफ्टर 60 आप मॉडलिंग एंड एक्टिंग में आए, तो वो हाँ जी। कैसे आया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और किस तरह से जी। आप खुद को पॉजिटिव रखते हो, ये भी हम जानना चाहेंगे, पॉजिटिव एंड मोटिवेट। जी, अब हाँ, 60 क्या लेट 60s में ही आई मैं। फिर वही बात होती है ना कि लाइफ में सब कुछ होता है अपने विशेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या कुछ कुछ समय ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल हटके होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लाइक जी, आई थिंक सबसे बड़ा हमारी लाइफ टाइम में जो आया है चैलेंज, वो था कोविड का चैलेंज। को यस, उसने तो आई थिंक बहुतों की जिंदगियां बदल दी, बहुतों की सोच बदल दी।
उसी तरीके से कुछ मेरे साथ भी हुआ। लाइक जी, कोविड में क्या था, हम लोग सब दरवाजे खिड़कियां बंद, और हम लोग सारे अपने क्लोज चैम्बर में थे, डरे हुए, सहमे हुए। पर उस चैलेंज, उस एडवर्सिटीज में से भी बहुत सी चीज़ें अच्छी निकल के आई, जिनको जी, आजकल हमने एक टाइटल दे दिया है, दिस इज़ न्यू नॉर्मल। तो उस दौरान में, जो कि मैं कभी सोशल मीडिया में इतनी थी नहीं ऑनेस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ज़माना डिजिटल नहीं था। जी, हम लोग ने तो ये भी देखा कि हमारी माँ सर्दियों में अंगीठी जला के और आसपास हमको बिठा देती थी और गरम गरम खाना देती थी। फिर देखा कि स्टोव आ गया, फिर देखा कि गैस आई, प्रेशर कुकर आए। हमने तो पूरा सारे जीवन काल को देखा है। तो जब जी, कोविड आया और हम लोग शट इन हो गए एकदम सारे, एक घर में भी रह के एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो उस टाइम हमारे सबके पास ये सोशल मीडिया, एक मोबाइल फ़ोन जो था या लैपटॉप जो होता था, यही एक सहारा बन गया था। वो जो चैलेंजिंग टाइम था, उसने उसकी देन है ये सोशल मीडिया, जिससे कि मैं इंस्टा, फेसबुक और इन सब चीज़ों में आई। और ये जो बहुत पुराना बीज था ना एक्टिंग का और जी, ग्लैमर का, मॉडलिंग का, वो कहीं उस टाइम शायद फिर से जो है ना, वो बीज फिर से अंकुरित हो गया। तो बिल्कुल, उस टाइम मैंने बहुत सर्च किया, बहुत देखा कि, और हम बैठे-बैठे, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी थी, पता ही नहीं था कि ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला कोविड का। तो उस जी, टाइम फिर थोड़ा बहुत जैसे करते-करते, सर्च करते-करते मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं वो छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के भेजती थी, चाहे वो इंस्पिरेशनल थे, चाहे वो मोटिवेटिंग थे। तो उससे जी, फिर ये रास्ता निकल आया मेरा, जो एक्टिंग का था। तो ऐसे हम लोग ज़ूम पे मिलते होते थे, तो ऐसे एक फैमिली मीट था, तो उसमें फिर बोला कि आप इतना अच्छा कर लेती हैं, तो आप क्यों नहीं अपना कुछ प्रोफ़ाइल बनाती हैं और आप इस बारे में सीरियसली सोचती हैं? तो मैंने बोला, "अरे! अब कर लूँ क्या?" बोली, "क्यों नहीं? आपको क्या डर लगता है?" मैंने बोला, "नहीं, डर तो क्या लगता है, कोशिश करने की तो कुछ नहीं है।" तो वही आप वाले जो वर्ड्स होते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी याद नहीं। कभी हार नहीं होती। तो बस जी, वही कोशिश आज मुझे यहाँ तक ले आई है। जी मैम। बिल्कुल और सच में मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपके लिए क्योंकि आप इतनी एनर्जेटिक हो और ये एनर्जी कहाँ से लाते हो मैम? हम भी जानना चाहेंगे। मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे मेरे यंग बच्चे हैं, ग्रैंडचिल्ड्रन हैं। आई हैव 5 चिल्ड्रन, देन आई हैव 7 ग्रैंडचिल्ड्रन, एंड वो सारे जी, जो घर में है ना, इन सब से पहले मैं बताऊँ आपको कि मैं इन सब से सीखती होती थी। अरे! मोबाइल यूज़ करना भी इन बच्चों ने ही मुझे सिखाया। ये अब तो मेरे जी, ग्रैंडचिल्ड्रन जो है ना, वो मुझे अपडेट रखते हैं। कि ये वाला, अब मैं कहीं अटक जाती हूँ तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ, अरे ये कैसे करना है, इसको शेयर कैसे करना है, इसको कैसे यहाँ करना है। तो आई थिंक अगर आप में जज़्बा है ना, तो नाउ दे येस्टरडे ओनली आई वाज़ टेलिंग, मेरी ग्रैंडडॉटर कहीं डिज़ाइन दिखा रही थी किसी को, तो उसको शी वाज़ गोइंग थ्रू ऑल हर लाइब्रेरी और दिखा रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी, beta, why don't you put all these patterns in one Google Drive, and then you know it's easy for you to sort it out, दिखाने में इतने लाइब्रेरी को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा मम्मा, अब आप बड़ी हाईटेक बातें करने लग गई हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम सबसे सीख सीख के थोड़ा तो आगे एक कदम बढ़ी गई हूँ मैं। तो जी, आई थिंक फिर जब काम करने लगो ना रिच, तो फिर अपने आप आई थिंक दिमाग दौड़ता है। और राइट, वो मेरे साथ वही हो रहा है कि जैसे-जैसे काम कर रही हूँ, वैसे-वैसे ऑन द जॉब सीख रही हूँ। शूट्स पे भी जी, होती हूँ, तो जितने यंग आर्टिस्ट होते हैं मेरे साथ, हर बच्चा कुछ ना कुछ अपनी एक बात सिखा ही जाता है। हम बोलते हैं ना कि अगर आप सीखने को तैयार हो, तो अपने आँख और कान खुली रखें, तो आपके पास, आप बच्चों से भी सीख सकते हो, बड़ों से भी सीख सकते हो, अपने संगी साथियों से भी सीख सकते हो। बट आपको
एक होना चाहिए कि आप स्पॉन्ज की तरह सोक करते रहो बस। जी। तो आई थिंक मेरा तो लाइफ का यही रहा है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गॉड इज काइंड, सबको कुछ ना कुछ उसने स्पेशलिटी दे ही रखी है, किसी को किस चीज में, किसी चीज में। तो बस उनसे, आप सबसे सीख सीख के हम आगे निकल रहे हैं जितना जा सकते एक्चुअल में हमें तो आपसे सीखने का मौका मिलता है। और हैं। मैम आपने काफ़ी एड फ़िल्मों में भी काम किया है और फ़िल्मों में भी काम किया, लेकिन मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगी। वो मोमेंट आपके लिए कैसा हाँ, था? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। वो एक्चुअली वो बड़ा दिलचस्प किस्सा था। जो मेरा वो कमर्शियल तो नहीं कहूँगी, हाँ, फेसिंग द कैमरा एक फर्स्ट था। जी। वो मदर्स डे का था। आई थिंक वो मदर्स डे का था एंड वन ऑफ माय फ्रेंड शी टोल्ड मी कि मैम आपको हम इस फ़िल्म में लेना चाहेंगे। तो मदर्स डे का एक शूट मैंने किया था एंड जी। वो बेस्ट उसको व्यूज मिले थे। एंड सेकंड जो मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट था वो था इंडिगो एयरलाइंस, जिससे कि सही में मुझे अ, इस वर्ल्ड की या इस काम की वेटेज का पता चला। क्योंकि इंडिगो का जो एड था वो प्रिंट शूट था और जी। उसके बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स सारे मेट्रो स्टेशंस में, बी इट दिल्ली, बैंगलोर आउटसाइड एयरपोर्ट एंड गुरुग्राम में साइबर हब, इधर दिल्ली में मालचा मार्ग, बसंत कुछ एम्पोरियो के ऑपोजिट, बॉम्बे सी वर्ली फेस, सब जगह में बहुत बड़े, कैलकाटा, सब में वो बिलबोर्ड्स लगे। एंड सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स के, जो कैलकाटा टाइम्स है या दिल्ली टाइम्स है, बॉम्बे टाइम्स है, उसमें फुल पेज का एड आया था। और उसने मुझे इतनी माइलेज दी इंडिगो की एड ने कि सब जगह जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस थे, सब लोगों ने वो अपने अपने मोबाइल से फोटोज खींच के मेरे को भेजी और मेरे को बोला वी आर सो हैप्पी फॉर यू कि आपका ये एड हमने देखा। तो जी। मीन एक बहुत मैं क्या बोलूँ, खूबसूरत सी एक फीलिंग थी वो कि माय गॉड, आई मीन द एवरीबॉडी नोज आई एम देयर। जब मैंने शूट किया था मुझे नहीं मालूम थी इसकी सर्कुलेशन क्या होगी एंड आई वाज जस्ट इमेच्योर, न्यू टू दिस थिंग। बट उसने बोला, देन माय चिल्ड्रन आल्सो फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। माय एल्डेस्ट सन इज 50 years old एंड ही टोल्ड मी, मॉम आप तो छा गई हैं सब जगह। तो मैंने जो उसकी आईज ओह! में भी चमक देखी, तो आई सेड नो, दे आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। सो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। तो आई थिंक माय फैमिली हैज बीन माय biggest cheerleaders. My जी। बच्चों have really motivated me. तो बस वहां से फिर मेरे ओह! को इसकी स्ट्रेंथ और ये का पता प्रोजेक्ट लगा। कैसे मिला था आपको? जी। ये प्रोजेक्ट मेरे सन इन लॉ जो हैं वो जी। म्यूजिक इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं। तो उनके कुछ म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनते थे, तो उस सिलसिले में वो फोटोग्राफर्स को जानते थे। तो उन्होंने बोला मेरे को कि आप आपका ना एक पोर्टफोलियो बना देते हैं। मुझे तो तब पोर्टफोलियो का भी नहीं पता था ऑनेस्टली। मैंने बोला वो क्या होता है? बोले जी। ऐसे कुछ कुछ फोटोग्राफ्स होंगी और वो फिर वो फोटोग्राफ्स क्या होता है ना कि वो लोग आप कुछ कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर लेते हैं और किसी को आपके जैसे कुछ कैरेक्टर की ज़रूरत होती है या कोई पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है कहीं, तो वो फिर आपको अप्रोच करते हैं। आई सेड हाँ, तो कोई जी। बात नहीं। तो देन ही पास्ड ऑन टू अ वर्ड टू हिज फ्रेंड, माय सन इन लॉ, एंड फिर उन्होंने मेरे को उससे मिलवाया एंड उन्होंने मेरे कुछ फोटोग्राफ्स खींच के और कुछ बनाया ऐसे मेरे बारे में, मेरा नाम वगैरह सब लिख के एंड ऑल दैट। एंड दैट वाज शेयर अमंगस्ट हिज 4-5 फ्रेंड्स। आउट ऑफ वन ऑफ दोज 5 persons, वन अप्रोच टू मी फॉर द इंडिगो। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ही मेरे को विस्तारा के लिए भी अ, ओह! किया। तो मैंने विस्तारा का भी एक ऐड किया और जी। इंडिगो का पहला था एंड अभी रिसेंटली एयर इंडिया का है मेरा, जो कि आई थिंक कोई भी बुकिंग करने जाता है साइट में तो पहले वो नजर आता है मेरा ऐड। यस। तो मुझे बहुत लोगों ने ये जी। बताई है।
जी, तो और इसके अलावा भी एमपी टूरिज़्म, उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए भी हाँ, आपने एड्स वो किए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मैं उसको ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जो जी, ये उत्तराखंड टूरिज़्म था, ये बहुत इंटरेस्टिंग और लॉन्ग प्रोजेक्ट था एंड पीक विंटर्स में था। आप चैलेंजेस की बात कर रही हैं ना, तो ये ग्लैमर जो मैं सोचती थी ना कि इसमें बहुत ग्लैमर और बहुत मीन्स सब अच्छा-अच्छा है, गुडी-गुडी पिक्चर जी, है। तो उत्तराखंड वाला जो शूट था वो हम लोग लास्ट वीक ऑफ जैन में हमने शुरू किया था एंड पूरी फरवरी शूट हुआ था। पीक विंटर्स थी तब, और उत्तराखंड तो वैसे भी मतलब उसका भी एल्टीट्यूड जो है हायर है, तो वहाँ तो दिल्ली से भी ज़्यादा सर्दी थी एंड 4 वीक्स थोड़ा प्रेप वर्क में जाता है, थोड़ा रेकी में, जब टोटल मिला के 4-5 हफ्ते का प्रोजेक्ट था, वो 35 डेज का प्रोजेक्ट था एंड वी वर शूटिंग 12 लोकेशंस इन उत्तराखंड, जिसमें कि ओली स्कीइंग के लिए बर्फ थी तहाँ जी, वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा शूटिंग चैलेंज था एंड फिर जोगेश्वर टेम्पल जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे हमारा जी, शूट था। वहाँ तो इतनी सर्दी थी कि हमको हर शॉट के बाद हमारे जो तसलों में हम लोग पैर रख के और पैर को गर्म करके मसला करते थे स्पॉट लोग, क्योंकि ओह! फर्श पे रखते थे तो पैर ऐसे लगता था कि नीचे पैर की परत जो है वो शायद फर्श के साथ ही चिपक गई है। जब पैर उठाते थे तो लगता था कि स्किन निकल के फर्श में चिपक गई है। इतनी सर्दी थी उन दिनों में जब हमने ये जी, लोकेशंस करी। पर हमारा मुद्दा ये था कि उसमें सफारी भी लेना है, जिम कॉर्बेट भी है उसमें, पिलग्रिमेज को भी लेना है, कवर करना है। उत्तराखंड इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट आई वुड से, जिसमें हर तरह के स्पोर्ट्स हैं। स्कीइंग के लिए ओली है एंड पैराग्लाइडिंग है, बंजी जंपिंग है। तो लाइक इतना ज़्यादा उसके डिफरेंट गढ़वाल से लेके टिहरी गढ़वाल सारा हमने कवर किया। तो वो बहुत ही एक अमेजिंग बट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था हमारा। बट देन द एंड रिजल्ट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो ओगिलबी का था, इनक्रेडिबल इंडिया के अंडर आता था, और उस अवार्ड को 2023 का दादा फाल्के बेस्ट वॉव! एडवर्टाइजमेंट फिल्म का अवार्ड मिला एंड बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। तो thanks जी, to our director, Deepanshu Malik, and our production house, Happy Filmmaking Production House. I mean, it was a good teamwork we had. We were 5 characters there. Me, मेरे husband के role में थे ज्ञान sir, then Hardik was my son, and then Meera Chetna was my daughter-in-law, and एक पोती उसमें दिखाई गई थी छोटी। जी, तो आजकल तो वो बहुत पढ़ाई में लगी हुई है, आई थिंक इतना नहीं कर रही हैं। बट वी वर 5 of us एंड टीम हमारी 45 लोगों की टीम थी। पूरा कारवां चलता था पूरा एक महीना। इट हैज बिकम लाइक अ फैमिली। बट द बेस्ट पार्ट वाज टू रिसीव दादा फाल्के अवार्ड, और मेरे को तो और ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज वो लोग तो सब पुराने थे और मेरे लिए जी। तो ये शायद नया ही प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कुछ। तो to receive that honorable award, it was, and me being part of this project, I felt very, very grateful to Almighty. कांग्रेचुलेशन मैम, और इसके अलावा जियो बर्ड के लिए भी आपने एड किया है, रेमंड के लिए भी किया है, हाँ काफ़ी जी, सारे जी, एड्स किए। जी, 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 जी। काशी ज्वेलर, उसमें यस, नेट मैंने प्लस, हाँ, जी, ब्रॉडबैंड, हाँ फलीना जी, मून, यस। या आई थिंक मैंने तरुण तहलियानी का शो भी बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आई थिंक दैट डिजाइनर तरुण तहलियानी जी खुद, आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने कि ये ऑनसम करके जो स्टोर खोला जिसमें सारे फैशन डिजाइनर्स को उन्होंने अंडर वन अम्ब्रेला रखा है। तो जी, उन उतने प्रेस्टिजियस डिजाइनर के लिए करना काम, आई थिंक मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा मौका था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल एंड बहुत अच्छी बात ये रही मेरे को कि मैं आई गॉट एसोसिएटेड विद वेरी गुड ब्रांड्स।
चाहे वो ज्वेलर्स थे, चाहे वो भीम ज्वेलर्स ऑफ साउथ इंडिया हैं, जिनकी की टेम्पल ज्वेलरी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग। तो हमारे देश का जो टेम्पल ज्वेलरी का एक बहुत अच्छा मतलब वो है, तो भीमा ज्वेलर्स करके हैं वो साउथ के, उनकी आई थिंक 35 चेन्स तो यहीं साउथ में ही हैं, एंड देन दे आर बिग एक्सपोर्टर्स। उनके लिए मेरा मौका मिला, एंड दैट टू लाइक विद वन ऑफ द बेस्ट एस फोटोग्राफर्स थे वो, भरत सिक्का, जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। तो वो एक प्रोजेक्ट करने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग। फिर और तो आपने जैसे जिक्र किया है कि आरके ज्वेलर्स, ऐसे कांशी ज्वेलर्स एक कानपुर के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। उनकी 3rd जनरेशन अब आई है लाइन में, जी तो उस 3rd जनरेशन के लिए जो शोरूम उन्होंने खोला था, उसकी ओपनिंग का जो वो चाहते थे शूट, उसमें मैं आई वाज आल्सो देयर इन दैट। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जुड़ी। एक्सिस बैंक के लिए किया, जो कि शुजित यस सरकार एक्सिस जी का, बैंक हाँ जी, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। राइजिंग सन शुजित सरकार सर का वो है प्रोडक्शन हाउस, उसके लिए जी किया। और अभी फिर धर्मेटिक्स के लिए किया, धर्मा प्रोडक्शन के लिए, जो मर्डर मुबारक फिल्म करी, जिसमें सारा अली खान के मदर इन लॉ का रोल यस उसके किया। बारे में भी जानना चाहेंगे मैम, वो फिल्म कैसे मिली? और अ, इसके अलावा अभय एंड कॉल मी बे। हाँ, कॉल मी बे के डायरेक्टर्स भी हमारे, ही वाज सच अ कूल डायरेक्टर, कॉलिन सर, बहुत ही। एंड अनन्या पांडे, सच अ स्वीट गर्ल, शी इज वेरी वेल ब्रॉट अप, और बहुत मजा आया। अब कैसे जी मिले, तो आई टेल यू वन थिंग, कि अब वो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया ना, कि किसी को भी ढूंढना आसान है। तो जी आई थिंक अगर आप अच्छे प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, तो फिर अगर आपका प्रोफाइल उनको जच जाता है ना, एंड जी दे वांट यू इन देयर प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं से अता पता खोज लेते हैं। ये तो मेरे पास भी जवाब नहीं है कि वो मेरे पास कैसे पहुंचे, बट जी आई थिंक दे रीच आउट टू मी, एंड ऐसे ही चलता है सिलसिला इस लाइन में तो। जी जी मर्डर मुबारक के बारे में मैं जानना चाहूंगी, सारा अली खान ओ, के साथ आपकी जो बॉन्डिंग थी। she is a girl next door. I tell you, she is so humble, so friendly, very well brought up girl. मैं उसमें कोई स्टारी वो नहीं है, स्टारडम का कुछ नहीं है। देखिए तो मतलब जी नवाबों के खानदान से है, एंड फादर एंड देन मदर एंड उनकी ग्रैंड मॉम भी, सब लोग कितने मतलब, बट शी इज सो सिंपल, सो सिंसियर टू हर वर्क, एंड शी रिस्पेक्ट्स हर को एक्टर्स इक्वली वेल। मतलब कोई वो नहीं है उसमें। मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छी लगी है सब आजकल की जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं। जी बहुत ही, अनन्या पांडे हो, सारा अली खान हो। मेरे से ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, जब भी मेरा इंस्टा में उनके साथ फोटोज देखते हैं तो बोलते हैं हाउ आर दे। मतलब उनको सबको रहता है ना कि बड़ा स्टारडम होगा, बड़ी जी स्नूकी होंगे, या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल, एकदम मतलब घुल मिल के मतलब काम करने वाली, और बिल्कुल टीम स्पिरिट में काम करती हैं। सबको अपने प्लेस में अच्छी इज्जत देना, बातचीत करना, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा जी मुझे तो ये सब प्रोजेक्ट्स करके। और अभी सीजन 3 में तो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था मेरा। इट वाज लाइक शारदा ताई, विच इज एन एक्टिविस्ट। जैसे समझ लीजिए, मैं अगर मेल वर्जन में बताऊं तो जैसे हमारे अन्ना हजारे जी थे ना, हैं मतलब, जो जी जिन्होंने ये किया था अनिल केजरीवाल जी के साथ, मैं उनको देखती हूँ ना, तो मेरे को एक्टिविस्ट के मैं पर्सनालिटी में मैं अन्ना हजारे जी को एकदम ट्रू वो मानती हूँ। तो ये जो शारदा ताई का कैरेक्टर था, मैंने उनकी इमेज को अपने आगे रखा था। तो उसमें राहुल देव जी थे, तो राहुल देव सर थे, उन्होंने मतलब उनके साथ था कि वो शूट करते हैं, and मैं मतलब कोलैप्स कर जाती हूँ। तो दैट कैरेक्टर जी वाज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। आई एंजॉयड और ईच चैलेंजिंग और बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग था। करेक्ट। जी हाँ, बिकॉज वो मेरे नॉर्मल सेल्फ से, बट वही तो एक्टर की लाइफ होती है ना।
एक्टर की लाइफ से जब वो दूसरे कैरेक्टर में जाता है तो वो अपने आप को कैसे उसमें एकदम से मोल्ड कर लेता है। तो एक्टिविस्ट का रोल है, तो आई थिंक जैसे ही हम लोग कॉस्ट्यूम डालते हैं ना, तो वो फीलिंग आने लगती है। तो वही चीज था कि उस टाइम लगता था कि या वही है जो लोग गले में हार पहना रहे हैं एंड ऑल दैट, और मैं दुशाला लेके एंड कुतुब मीनार के नीचे खड़ी, और मई का महीना था एंड मई जी, की गर्मी आप सोच ही सकते हो दिल्ली की क्या होती है। कुतुब मीनार के नीचे पूरे खुले मैदान में और ऊपर धूप पड़ रही है, और मैंने दुशाला ओढ़ा हुआ है और गर्मी अंदर से लग रही है और धूप इतना परेशान करी, पर फिर हाँ, वही है, हार्डवर्क है, पसीना बहाया और शॉट निकला अच्छा। तो जी, ये तो करना पड़ता है, चाहे पहाड़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे गर्मी हो, तो एक्टर है तो उसको जो रोल मिला वो तो करना ही होगा। और उस टाइम आ राइट मैम, जाती है एनर्जी, आ जाती है वो फीलिंग, आ जाती है, आप उसमें इतने खो जाते हो ना अपने रोल में कि देन नथिंग मैटर्स टू यू, ऑनेस्टली टेलिंग। जी। और मैम आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ? मेरी एक्टिंग की, मैं तो हर एक से, जो भी कोई गुड रोल होता है मैं तो इंस्पायर होती हूँ। अमिताभ बच्चन सर को देखती हूँ तो देखिए ही इज गोइंग सो स्ट्रॉन्ग इवन नाउ, इट्स जी, अमेजिंग टू वॉच हिम लाइक ही इज अ लेजेंड। तो बहुत बड़ी आप, मैं तो 70 की बात करी, मैं तो उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। कहाँ से कहाँ उनकी जर्नी तो सोचती हूँ, देखती हूँ तो बहुत अमेजिंग लगती है, इंस्पायरिंग लगती है। राइट मैम। और मैम जी। मैं आपकी फ़िटनेस का भी राज़ जानना चाहूँगी। आप 70 की एज में भी इतनी फिट हो। आई थिंक ये जो फिटनेस है ना, ये किसी उससे नहीं आती है। आई वुड से कि कोई मैं जिम जाती हूँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे टाइम में ये सब चीजें होती भी नहीं थी, मैं बताऊं। हम जी, लोगों का आई थिंक जो द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, आई थिंक हमारी मदर जो थी ना, हमारी ग्रूमिंग जो पेरेंटिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई थी। लाइक हमारा बहुत बैलेंस्ड खाना पीना था, तब इतना बाहर का तो खाना होता भी नहीं था जैसे आजकल तो एक ट्रेंड बन गया ना ईटिंग आउट का, या जी, ऑर्डर एट होम या स्विगी है, या हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी। हमारी मदर ने बड़ा बैलेंस वो किया था, टाइम पे खाना, लाइक 3 मील्स अच्छे से खाना, एंड बीच में अगर स्नैक्स का टाइम होता भी था तो देन कुछ अच्छा ही होममेड चीज़ मिलती थी खाने को। तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पेरेंटिंग दी है, हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है, और फिर हम लोगों ने भी आगे, क्योंकि एक वो बचपन की जो आदतें पड़ी होती है ना, वो आई थिंक रहती हैं आपके साथ। तो मैं कोई ऐसा नहीं है अदर देन कि मैं रेगुलर वॉक पे जाती हूँ और वेल टाइम पे अपना खाना पीना खा लेती हूँ, और घर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। बाहर तो देखिए अब ट्रैवल तो काम के सिलसिले में तो जाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे भी चॉइसेस तो होती हैं, तो वो तो देख लेते हैं अपने मतलब का क्या है, उस हिसाब से खा लेते हैं। और घर में तो आई आई प्रेफर होम फूड, जो भी मैं वेजिटेरियन हूँ एकदम, तो सादा दाल रोटी सब्जी जो भी सीजनल होती है, फ्रूट्स की शौकीन हूँ, इवन ड्राई फ्रूट्स की शौकीन हूँ, नट्स की शौकीन हूँ, वो सब खाती हूँ। चिया सीड वगैरह हनी और लेमन के साथ लेना सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो मेरे को जी, पसंद है। थोड़ा सा गर्म पानी रात को थोड़ा सा सोक कर देती हूँ चिया सीड उसमें, फिर सुबह उठ के हनी एंड लेमन डाल के फर्स्ट ड्रिंक मेरी वो होती है। एंड फिर मेथी जी, दाना थोड़ा सा भीगा होता है, मेथी दाना भीगा हुआ वो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, और उसका पानी थोड़ा ओह! पी लेती हूँ। एंड देन अब मैं सारा बता दूँ तो आप लोग बोले इतना खाती हो तुम। बादाम भी 5 खा लेती हूँ, अखरोट भी खा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता जो होता है रेगुलर जो जी, फैमिली में बना होता है वो सब होता है। दोपहर को वही दाल रोटी सब्जी जो है। हाँ, रात का मेरा खाना हल्का होता है, रात को मैं फुल मील नहीं लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच मेरा अच्छा होता है। रात को मेरे को थोड़ा सीरियल्स पसंद है, या सॉटे वेजिटेबल सूप या एक साडो सूप इस तरह के ले लेती हूँ। पर वॉक मैं ज़रूर करती हूँ, और योगा करती हूँ अपने आप से।
हाँ, स्किन केयर बहुत अच्छे से करती हूँ। मेरे को स्किन केयर का रहता है, क्योंकि एक तो ड्राई स्किन है और पॉल्यूशन और डस्ट वगैरह, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर यह है कि जैसे उसका स्किन का ध्यान रखती हूँ, स्किन केयर के ऊपर ध्यान रखती हूँ। बाकी तो नॉर्मली है सब, ऐसा कुछ अल, अलग से हटके ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ आई जी, थिंक जी। जेनेटिकली भी होता है। माय मदर वाज आल्सो राइट। लाइक दिस स्ट्रक्चर में, एंड शी वाज आल्सो वेरी एक्टिव टिल 82, एंड फिर थोड़ा बस लास्ट के 6 मंथ्स या 8 मंथ्स उनको थोड़ा सा हुआ था, बट अदरवाइज शी वाज एक्टिव, एक्टिव इन एवरीथिंग। तो गुड जेनेटिक्स आल्सो, आई थिंक मैं उस पे भी क्रेडिट देती हूँ। जी, जी। राइट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। और जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? मैं ये बोलूँगी कि अगर आप में पैशन है, तो आप कभी भी अपने पैशन को, चाहे एक्टिंग का पैशन है, चाहे कोई भी पैशन हो, मैं उसको जी, बोलूँगी कि उसको सोसाइटल प्रेशर्स की जगह उसको प्लीज़ दबा मत दीजिए। मतलब आपके लोग क्या कहेंगे, या ऐसे कैसे करूं, ऐसे नहीं। पहले तो आप अपने में कॉन्फिडेंस लेके आइए कि जो आपका पैशन है, आपका वो अगर ट्रू पैशन है ना, तो आपको हिम्मत भी देगा, आपको चैलेंजेस लेने की पूरी वो शक्ति मिलेगी आपको। बस अपना कॉन्फिडेंस और अपने पे विश्वास रखो, और कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करें कि ये जो आपका पैशन है ये ठीक है, आपके इस समय के हिसाब से, आपकी सेहत के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से आप उसको सीख समझती हैं, देन डोंट गो बाय व्हाट पीपल विल टेल यू, व्हाट दे विल से। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो अहेड, यू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड सी, देन एवरीबॉडी विल जॉइन यू। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को करना चाहती हैं, बट प्रेशर में कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या समझेंगे, वो क्या समझे, ऐसा नहीं करो। Go जी। ahead and do it. हार थैंक यू नहीं सो मानने मच का, मैम। कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना जी, है। जी, बिल्कुल मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी My योर pleasure. वैल्यूएबल टाइम। मैं इट वाज़ अ thank you ग्रेट so much. एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो Thank मच you मैम, so. थैंक यू सो मच। I बाय enjoyed बाय। equally. Thanks to all your viewers also. Thank you. If I can inspire थैंक any one of you, I think it means a lot. Thanks. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।